बहुत खुशकिस्मत हूँ कि एनडी पंचोली साहब हमेशा याद रखते हैं और हमारे इतने पुराने साथी हैं। जैसे कि अभी जॉन ने कहा कि एज का ये एडवांटेज है कि हम पुरानी तारीख में अपने आप को बिल्कुल ड्राउन कर सकते हैं, मगर कोशिश करते हैं कि उस हिस्ट्री से कुछ ऐसा सबक सीखें जो आजकल के जो हालात हैं इनसे, जैसे जॉन ने जो बात कही, आजकल के हालात के साथ जूझने के लिए कुछ कड़ियां मिल जाए कि जिससे हम ये जो हवाएं हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं उसका मुकाबला करने की हमें हिम्मत हो और स्ट्रैटेजी हो। हालांकि सिंह साहब ने कहा कि 2002 का जिक्र बहुत कुछ हो गया है, मगर हम दोनों उसके चश्मदीद गवाह हैं। और एक तरह से 2002 में जॉन अपने ग्रुप के साथ गए थे, मैं 5 महिलाओं, छठी मैं थी, 5 महिलाओं के साथ मैं गई थी और हमने वहां लाशों के अंबार देखे थे और मस्जिदों को हमने बिल्कुल मिस्मार देखा था अपनी आंखों से। वो एक तरह से एक ऐसा, जैसे इन्होंने कहा, एक तरह से एक ऐसा क्राइसिस था कि हमें लगा कि जब वली गुजराती की जो दरगाह थी उसको रातों रात उसको खत्म कर दिया गया, उस पर सड़क बना दी रातों रात। फिर भी जो टैक्सी ड्राइवर थे वो हमेशा उस दरगाह का जो निशान था उसके गिर्द जाते थे। They never had the courage to actually go across. Not the courage, मगर उनके दिल में इतनी श्रद्धा थी, और वो मुसलमान टैक्सी ड्राइवर नहीं थे, मगर उनके दिल में उस वली दक्कनी की मोहब्बत थी जिसने अपना नाम वली गुजराती कर दिया था। जब वो गुजरात आए थे दक्कन से और जब वापस दक्कन गए तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि गुजरात के फिराक में है तार तार दिल, मतलब उनका दिल टूटा हुआ था क्योंकि गुजरात को वो याद करते थे। तो ऐसा एक पर्सनालिटी अब वहां से अगर हम अपने आप को आजकल यानी 2023 में लाएं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप सब जो यहाँ बैठे हैं, अब मैंने नाम भी लिखे हैं, जॉन तो हैं, प्रशांत तो हैं, कुर्बान हैं, पंचोली साहब हैं, अशोक हैं और मंजू भी अब आ गई हमारी, और हमारी रानू हमारी दोस्त। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे पुराने दोस्तों से और निशांत नाट्य मंच जो हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था उनसे भी आपने हमको मिला दिया, उसका भी आपको बहुत बहुत आपको शुक्रिया। तो एक जिन्होंने जेनोसाइड वॉच के फाउंडर जो थे उनका नाम था ग्रेगरी स्टैंटन। अब रिसेंटली मैंने यहाँ इस मीटिंग के लिए मैंने कहा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आऊं, तो उन्होंने ये जो उन्होंने तस्वीर खींची थी और अब जो उन्होंने बात कही है वो ये है कि अर्ली साइंस ऑफ जेनोसाइड, मुसलमानों की जेनोसाइड के ये अर्ली साइंस हैं जो इस वक्त हम अपने देश में देख रहे हैं। और जाहिर है जब मुसलमान है तो क्रिश्चियन उससे ज्यादा पीछे तो नहीं रह सकते ना, वो उस कड़ी की अगली कड़ी है। तो जो इस वक्त जॉन ने आपके सामने जो बात कही, तो मुसलमानों के लिए ये एक बहुत संगीन, बहुत ही एक ऐसा मसला है कि जिसके लिए इतने सारे माइंड्स हैव कम टुगेदर टू थिंक व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपने आसाम का जिक्र किया, आपने नागालैंड का जिक्र किया, आप जहां जहां गए उसका आपने जिक्र किया। मैं आपसे एक बात आपके सामने ऐड करना चाहती हूँ जो कोई भी इस कमरे में नहीं ऐड कर सकता। मैं अभी पाकिस्तान से आ रही हूँ वापस, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मुझे आए हुए, जहां मेरे भाई की डेथ हो गई थी। अब मैं आपको ये बताऊं कि कितना मुश्किल है किसी का पाकिस्तान का वीजा हासिल करना, मगर कोशिश से वो हासिल हो सकता है। मगर अगर पाकिस्तान में किसी के भाई की यहाँ डेथ हो जाए तो नामुमकिन है उसके लिए यहाँ का वीजा हासिल करना, ये भी एक फैक्ट है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान हमेशा इन पोलैरिटीज में सोचते हैं,
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वीजा बहुत कम देर का मिलता है, और जब जाए अपने गम में डूबे हुए होते हैं तो आदमी अपने इर्द गिर्द नजर नहीं डालता, फिर भी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वहां के लोग आर नॉट एज प्रीऑक्यूपाइड एज वी आर विद देम। इतना उनके लिए हमारा जो यहाँ का पूरा जो पैराडाइम है, ये उनके लिए इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ उनके पास खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं, एक तरफ उनके पास बलूचिस्तान के इशू हैं, क्वेटा के इशू हैं, सिंध के हैं। इतना उनके अंदर, और रोज हम पढ़ते हैं कि कभी कोई किसी को बंदूक बरदारों ने किसको मार दिया, मस्जिद में आके इसको मार दिया। तो ये इन हालात से वो लोग घिरे हुए हैं रिलेटिव टू अस, कि हम हमेशा उनसे बहुत प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, और उसके बाद ये आज के सब्जेक्ट की तरफ बहुत ब्रीफली आऊंगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द जनरल्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिकल फिगर्स, किसी के दिल में सिवाय दिलचस्पी के, इंटरेस्ट के और क्यूरियोसिटी के, मैंने तो कहीं कोई नफरत का कोई इतना सा भी मुजाहिरा नहीं देखा। किसी के दिल में कोई नफरत का मुजाहिरा नहीं देखा। बेहद इंटरेस्ट, बेहद दिलचस्पी है कि किसी तरह से हम जाएं, हम देखें। तो दैट इज, यानी एक तरह से अगर आप देखें तो उसको देखें और पूरे साउथ एशिया को देखें, फिर इन दोनों मुल्क को पोलैरिटीज के तौर से देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि जो नफरतों के जो नफरत और जो जहर हमारी रगों में जो भर दिया गया है, वो जहर इवन इफ द मिलिट्री एंड अदर इक़्तिदार के लोगों ने कोशिश भी की हो, आम इंसान में वो जहर नहीं नजर आता। अब जो बात जॉन ने कही है, दैट इज आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग, also in the light of what Gregory Stanton said, that genocide has now, these are the early signs of genocide. और हम ये देखते हैं कि आप लोग सब, मैं उर्दू अखबार हमेशा पढ़ती हूँ, अभी मेरे यंग साथी जर्नलिस्ट गुफरान भी यहाँ बैठे हैं, मैं उर्दू अखबार पढ़ती हूँ, इसलिए उसमें विस्तार से खबरें आती हैं, क्योंकि ये खबरें जो हैं ये सप्रेस्ड होती हैं। अंग्रेजी खासतौर से जो दो मेन स्ट्रीम अखबारों हैं, इनमें तो बहुत सप्रेस्ड होती हैं। तो जो जिनका जिक्र जॉन ने किया है, वो सारी खबरें जो हैं वो एक तरह से it really hits home every morning when you open the newspaper। आपको अंदाजा, उस बात का अंदाजा, अच्छा अंदाजा होगा कि हमेशा हमें लगता है कि हमें एक नेजा चुभ गया है, हमारे दिल पे एक तीर आके लगा है, क्योंकि हर रोज अब इस वक्त तो खैर क्योंकि स्वरा भास्कर एक बहुत उम्दा अदाकार हैं, उन्होंने मुसलमान से शादी की, उसके बावजूद जो ये सारा जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, उनके नाम पे जो लव जिहाद का जो ठप्पा लग गया है, वहां से लेके और सारे एग्जाम्पल जो मुसलमानों के लिए एक तरह से रोज जहर का प्याला पीने वाली बात है। मैं एक एरिया में रहती हूँ जहाँ जो 18-19 कॉलोनीज हैं, वो एक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो बहुत खबरों में आ गई थी ड्यूरिंग CAA NRC प्रोटेस्ट, तो वहाँ एक जमाने में बहुत ही कॉम्पोजिट कल्चर होता था, मुसलमान भी होते थे, हिंदू भी होते थे, क्रिश्चियन भी होते थे, और इन सब ने मिलकर जामिया की नींव डाली। आज अनफॉर्चुनेटली इट्स बिकमिंग अ सेफ हेवन फॉर मुस्लिम्स, यानी हर मुसलमान चाहता है कि वहां से लेकर जामिया में किसी भी कीमत पे जामिया, क्योंकि उनको एक सेफ्टी, मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, मौलाना आजाद हो, इवन खान अब्दुल गफ्फार खां हो, ये सब लोग, और सरोजनी नायडू हो, अरुणा आसिफ अली हो, इन सब लोगों की रूहें इस वक्त इतनी बेचैन होंगी, क्योंकि एवरीथिंग हैज बिकम अ मुस्लिम गेटो, जो एक बहुत कॉम्पोजिट कल्चर के तौर से जो एक एरिया जो था, और इट वाज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर। तो एक और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक और फिनोमिनन है, और वो ये है कि जॉन क्रो लेजिस्लेशन, एक जॉन क्रो लेजिस्लेशन था
जो कि यूएस में, सदर्न यूएस में, अशोक को अच्छी तरह पता है, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जो काले लोग हैं उनके खिलाफ था वो लेजिस्लेशन. All the blacks were, they were indicted and they were marginalized on account of this John Crow legislation. ये जॉन क्रो वाला हालत हो रही है हमारे देश की, और इस वक्त हमको we really have to think of creative solutions. इस हॉल में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, मगर इस जो एक बहुत बड़ी मुहिम है हमारे सामने, उस मुहिम से हम कैसे लड़ेंगे, वो हालात हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन हालात को हम कैसे एक तरह से उस पैराडाइम पे वापस आएंगे जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है, जो आपने जो मुझे वो भेजा पेट्रोली साहब, जो आपने अपना कॉन्सेप्ट पेपर भेजा, उसमें आपने एक सेंटेंस लिखा जो मुझे बहुत लगा मेरे दिल को. आपने लिखा, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज will have no meaning if people don't cherish them. Do people cherish the constitution? क्या संविधान को अपने नजदीक, अपने दिल के नजदीक, अपने दिमाग के नजदीक, अपनी रूह के नजदीक कोई रखता है अब? Unless people cherish the constitution, all these values will have no meaning. और आप लोग तो के सामने मैं कुछ बताया, आप लोगों को कुछ पता भी था, थोड़ा सा शायद मैंने उसके साथ ऐड भी किया, मगर जो हमारा यंगर जनरेशन है, जिसमें अभी भी काफी यंग लोगों को मैं देख रही हूँ, उनके लिए तो ऑल दिस इज हिस्ट्री. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हाउ विल दे कंस्ट्रक्ट, reconstruct and reintroduce those values? I'm using the word